Hello students, today our topic is impact parameter. क्या होता है impact parameter? इसको डिनोट करते हैं हम B से। किसे नोट करते हैं? B से। होता क्या है, ये हमारे पास एक टारगेट न्यूक्लियस है, ये अल्फ़ा आ रहा है, ठीक है, और ये भी क्या आ रहा है? अल्फ़ा, ठीक है। तो ये जो अल्फ़ा आपका आ रहा है ना, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, वो मान लो u है। इस इनिशियल वेलोसिटी अल्फ़ा पार्टिकल की सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला है उसे क्या बोलेंगे? इम्पैक्ट पैरामीटर। क्लियर? जैसे ये आ रहा है, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से सेंटर ऑफ न्यूक्लियस की तरफ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? इम्पैक्ट पैरामीटर। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट अल्फ़ा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है, यहाँ से सेंटर ऑफ न्यूक्लियस की तरफ, यहाँ से यहाँ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल देना है, उसे हमने क्या बोलना है? इम्पैक्ट पैरामीटर। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का? B इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर कोटेंजेंट थीटा बाई 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस। E इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, sorry, E is the charge on the electron. Theta is the angle of scattering. Angle of scattering means जैसे यहाँ से ऐसे आ रहा है, आते आते यहाँ चला गया, तो ये जो है वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ये सब कांस्टेंट। E क्या होती है? अल्फ़ा पार्टिकल जो आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो ये इसका फॉर्मूला लर्न करना है, और काइनेटिक एनर्जी को हम कह सकते हैं हाफ mu का स्क्वायर। क्लियर? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है ये वाली लाइन, ठीक है, और यहाँ से ये अल्फ़ा पार्टिकल इंसिडेंट हो, जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी से यहाँ से जो अब यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालना है उसे क्या बोलना है? इम्पैक्ट पैरामीटर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट अल्फ़ा पार्टिकल। जो इंसिडेंट जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसका जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, जैसे यहाँ पे u वेलोसिटी से आ रहे हैं मान लो, वहाँ से सेंटर ऑफ न्यूक्लियस की तरफ जो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे उसे क्या बोलेंगे? इम्पैक्ट पैरामीटर। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? जेड ई स्क्वायर कोटेंजेंट थीटा बाई 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई। ठीक है, अब देखो, अगर b की वैल्यू क्या है? लार्ज। b की वैल्यू क्या है? लार्ज। तो ये जो कोटेंजेंट थीटा बाई 2 है वो भी क्या होगा? लार्ज। क्लियर? कोटेंजेंट थीटा बाई 2 भी क्या होगा? लार्ज। ठीक है, क्योंकि ये सारे फैक्टर तो कांस्टेंट हो जाएंगे, जेड ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई। ठीक है, तो ये फैक्टर जब लार्ज होगा तो बी भी क्या होगा? लार्ज। और कोटेंजेंट का कोई एंगल होता है तो वो लार्ज कब होता है? जब थीटा क्या हो? स्मॉल। थीटा क्या हो? स्मॉल। समझा गया? बी लार्ज, कोटेंजेंट थीटा बाई 2 लार्ज। कोटेंजेंट की वैल्यू लार्ज कब आती है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? स्मॉल। जैसे 30 पे हमारे पास क्या होती है? √3, और 60 पे क्या होती है हमारे पास? कोटेंजेंट की वैल्यू 1/√3। क्लियर? तो मतलब क्या, देखो बी लार्ज है। बी लार्ज का मीनिंग क्या है? जैसे, ठीक है, इन दोनों केसेस में से इस केस में बी क्या है? लार्ज। बी लार्ज है तो जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है वो क्या है? स्मॉल। एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या होगी? स्मॉल। ठीक है, समझ आ गई बात? मतलब ये न्यूक्लियस से दूर है ना, अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस से दूर है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगी, तो इसलिए ये स्कैटर क्या होगा? कम होगा। क्लियर? अब b की वैल्यू अगर स्मॉल है तो कोटेंजेंट थीटा बाई 2 भी क्या होना चाहिए? स्मॉल। ये कब स्मॉल होगा कोटेंजेंट थीटा बाई 2? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? लार्ज। क्लियर? तो वही बात b स्मॉल, जैसे ये इस केस में मैंने b क्या बनाया? स्मॉल, तो ये क्या होगा? ज़्यादा एंगल से क्या होगा? स्कैटर होगा।
बात समझ आ गई। ये क्या होगा, ज़्यादा एंगल से स्कैटर होगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास से गुजरा है, पास से गुजरा तो रिपल्शन ज़्यादा होगी, रिपल्शन ज़्यादा होगी तो अपने पास से डेविएट ज़्यादा होगा। क्लियर? उसके बाद बी क्या है, 0। अगर ये फैक्टर 0 है तो कोटेंजेंट थीटा बाई 2 क्या है, 0। ठीक है, बी 0 का मीनिंग क्या है कि जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। कहाँ आ रहा है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। तो कोटेंजेंट थीटा बाई 2 की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 0। कोटेंजेंट 90 पे वैल्यू क्या होती है, 0। तो थीटा क्या आएगा, 180। थीटा 180 का मीनिंग क्या है, ये अल्फा पार्टिकल जब सेंटर ऑफ न्यूक्लियस की तरफ आएगा तो अपना पाथ को क्या कर लेगा, रिट्रेस कर लेगा। क्लियर? इसे बोलते हैं हम इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है हमने पढ़ा था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। क्या काम आता है, न्यूक्लियस के साइज़ के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, न्यूक्लियस के साइज़ के बारे में। कैसे बताता है ये देखो सबसे पहले, फिर उसमें से समझाऊंगी मैं। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस, ये छोड़ो, न्यूक्लियस छोड़ो, अभी तुम्हें पता ही न्यूक्लियस क्या होता है। ये एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, मान लो ये किसी वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल सिर्फ यहाँ तक गया, यहाँ मान लो ये प्लस है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये मान लो ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है किसी एनर्जी से, किसी वेलोसिटी से, ठीक है। मान लो वो यहाँ तक गया, ठीक है। फिर अल्फा पार्टिकल की हमने एनर्जी बढ़ा दी, वो अल्फा पार्टिकल यहाँ तक गया। फिर अल्फा पार्टिकल की और एनर्जी बना दी तो अल्फा पार्टिकल क्या आ गया, यहाँ तक गया, ठीक है। तो मतलब क्या है, अगर ये यहाँ तक जा रहा है इस केस में, तो हम क्या सोच सकते हैं कि जो ये वाला रीज़न है वो कौन सा रीज़न है, न्यूक्लियस का। इस केस में कौन सा रीज़न है न्यूक्लियस का, ये वाला। इस केस में कौन सा न्यूक्लियस का रीज़न है, ये वाला, ठीक है। क्यों, आपको पता है अल्फा पार्टिकल के पास क्या होती है, जब यहाँ पे आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, चलते 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 इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जा रही है, कम। क्यों, ड्यू टू द रिपल्शन की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस पे भी हमने क्या मान लिया, प्लस है, और अल्फा पे भी क्या होता है, प्लस है। रिपल्शन की वजह से काइनेटिक एनर्जी 0 जाती है। इस पॉइंट पे आके काइनेटिक 0 और सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल में, और ये अपना पाथ क्या कर लेता है, रिट्रेस। क्लियर? तो हमने क्या एस्टिमेट लगाया, जिस पॉइंट से ये अपना पाथ रिट्रेस कर लेता है वहाँ से यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, हमारे पास न्यूक्लियस का रेडियस है। यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियस का रेडियस। तो इस चीज़ को क्या बोला, न्यूक्लियस का रेडियस। इस तरीके से बारी बारी एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया गया कि ये अल्फा पार्टिकल कहाँ पे आके क्या कर जाता है, स्टॉप, और कहाँ से अपना पाथ क्या कर लेता है, रीट्रेस। उसके अकॉर्डिंग यहाँ से इसका क्या फाइंड आउट किया गया, साइज ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर? तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अल्फा पे भी प्लस और इस पे भी प्लस, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या हुआ इनके बीच में, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अल्फा पे चार्ज होता है 2e, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, Ze। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या कूलम्स लॉ ने कहा था, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। तो हमारे पास न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, Ze, और अल्फा पे चार्ज कितना है, 2e 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। क्लियर? इसी फोर्स की वजह से जो ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल आ रहा है, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डिक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती जा रही है, कम। एक पॉइंट पे आके ये रुक जाता है। अगर यहाँ पे आके ये रुक जाता है तो काइनेटिक एनर्जी 0, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और यहाँ से अपना पाथ क्या कर लेता है, रिट्रेस।
ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लिखी अल्फा की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी का स्क्वायर या हाफ एम यू का स्क्वायर। क्लियर। देखो शुरू में जब यहाँ पे था तो यहाँ पे इसके पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक, और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो। जब यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल। तो यहाँ पे शुरू में एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू का स्क्वायर, पोटेंशियल कितनी है, जीरो, और यहाँ पे क्या है, जीरो काइनेटिक, पोटेंशियल कितनी होती है, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। पोटेंशियल एनर्जी में नीचे डिवाइड में क्या आता है, R। क्लियर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी थी, वो कितनी थी, हाफ एम यू का स्क्वायर, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, जीरो, लिखी नहीं, हम यहाँ लिख भी सकते थे, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट पे कौन सी एनर्जी है, सिर्फ पोटेंशियल, और वो क्या होगी, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट। Q1 कितना है, 2E, Q2 कितना है, ZE चार्ज ऑन न्यूक्लियस, 2E क्या है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट लिख दिया। R नॉट निकालना है तो R नॉट को इधर ले जाएंगे और सारे फैक्टर को नीचे ले जाएंगे। तो इस R नॉट को कैलकुलेट करके, ठीक है, हम क्या बताएंगे कि अप्रॉक्सीमेटली न्यूक्लियस का साइज़ क्या होता है। ध्यान से देखो, 2 कांस्टेंट, Z जो टारगेट है, जैसे यहाँ पे हमारे पास टारगेट कौन था, गोल्ड, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी किसकी है, ये अल्फा पार्टिकल की। क्लियर। तो यहाँ से जब ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट रिजल्ट आएगा 10 की पावर -14 मीटर से लेके 10 की पावर -15 मीटर। क्लियर। 10 की पावर -14 मीटर से लेके 10 की पावर -15 मीटर। तो यहाँ से हमने क्या अप्रोक्सीमेटली फाइंड आउट किया न्यूक्लियस का साइज, दिस विल बी कम आउट 1 फर्मी मीटर नियर अबाउट। क्लियर। तो यहाँ से रदरफोर्ड ने क्या बताया, न्यूक्लियस का साइज बताया, ठीक है, और कितना बताया वो 10 की -14 या 10 की -15 मीटर या 1 फर्मी मीटर। और एटम का साइज क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर। ये हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है। फिर रदरफोर्ड ने अपने कुछ पोस्टुलेट्स बनाए। उसने पोस्टुलेट पहला क्या बनाया कि एटम के अंदर सारा का सारा मास और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही छोटी सी जगह पे होता है। उस छोटी सी जगह का क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस ऑफ एटम। क्लियर। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्लियर हो गया। ऑलमोस्ट मास ऑफ एटम एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज of atom are concentrated to a very small region called nucleus। दूसरी बार इसने क्या बताई कि न्यूक्लियस का साइज वेरी स्मॉल होता है, किसके कंपेरिजन में, साइज ऑफ एटम के, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज कितना आया 10 की पावर -14 से 15 मीटर और एटम का साइज होता है 10 की -10 मीटर। उसने क्या कहा, एटम के अंदर जितना पॉजिटिव होता है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव। क्लियर। तो मतलब जितना ही नेगेटिव होता है उतना ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर। तो एटम ओवरऑल क्योंकि न्यूट्रल होता है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, जो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, और मोस्ट ऑफ स्पेस क्या होता है, एटम के अंदर एम्प्टी होता है। और एक और पोस्टुलेट वही कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि ओवरऑल चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल। क्लियर। अब रदरफोर्ड ने अपने पोस्टुलेट बता दिए, ऑर्बिट का साइज बता दिया, फिर भी जिसकी थ्योरी फेल हो गई। कैसे फेल हो गई, देखो
तो हम कह सकते हैं नेक्स्ट क्या कह सकते हैं, ड्रॉबैक्स किसके, रदरफोर्ड के। कैसे, एक ईएम रेडिएशन होती है, वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। 7th यूनिट में हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट से मैंने क्या बताया था कि आपका चार्ज जब क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, तो क्या प्रोड्यूस होती है, ईएम रेडिएशन। ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस तरीके से दिखा है। इसका मीनिंग क्या, देखो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये बात कही थी इसने। अब इसके ये चारों ओर चक्कर लगा रहा है, लगातार इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज। लगातार इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो क्या प्रोड्यूस हो रही है, एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो आपका चार्ज क्या कर रहा है, एक्सेलरेट। अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या कहा मैंने, ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी लगातार क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी। अगर इसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो मतलब चार्ज आपका क्या कर रहा है, एक्सेलरेट। चार्ज आपका क्या कर रहा है, एक्सेलरेट। और चार्ज के एक्सेलरेट होने से क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, क्या प्रोड्यूस होती है, ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर। तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लगातार मतलब प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ पे आ रही है, तो लगातार इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे 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 करते करते क्या रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ऐसे करते करते डिक्रीज होगी तो इसका ये इस ऑर्बिट में आ जाएगा, फिर इस ऑर्बिट में, और अल्टीमेटली वो कहाँ फॉल कर जाएगा, न्यूक्लियस पे। जब ये न्यूक्लियस पे फॉल कर जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये कोलैप्स कर जाएगा। तो हमारे पास जो एटम है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एटम स्टेबल नहीं रहता रदरफोर्ड की थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्या एक्सप्लेन नहीं किया इसने, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्या नहीं एक्सप्लेन किया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहा है, स्पाइरल पाथ में। ठीक है, और ये अगर चार्ज लगातार एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या रेडिएशन एमिट कर रहा है, ईएम। जब ये रेडिएशन एमिट कर रहा है तो इसकी लगातार एनर्जी होती रहे कम, कम होते होते अल्टीमेटली ये न्यूक्लियस पे फॉल कर जाएगा और हमारा एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। क्लियर। उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं किया। तो यही फर्स्ट पॉइंट है इसकी ड्रॉबैक का, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यही बात है। सेकंड बात, ये एटम का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करने में कैसे फेल हुआ, एक बोहर थ्योरी पढ़ी थी। एक बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने केमिस्ट्री में सुनी होगी, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा में लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज। ठीक है, तो बोहर इसके बाद एक मॉडल आया बोहर, उसने कुछ सीरीज बताई। ठीक है, और उस सीरीज के अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रा होता है वो कैसा होता है, डिस्क्रीट। क्या होता है, डिस्क्रीट। और इसके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रा कैसा आना चाहिए, कॉन्टिन्यूस, मतलब हर वेवलेंथ की रेडिएशंस वहाँ निकलनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये उस स्पेक्ट्रा को जो एक्सपेरिमेंटल हमें मिला और जो बोहर ने एक्सपेरिमेंटल आगे एक्सप्लेन किया वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसलिए इसका क्या बन गया, ड्रॉबैक। ये तभी समझ आएगा जब बोहर का स्पेक्ट्रा हम पढ़ लेंगे, तो अपने आप में क्लियर हो जाएगा कि ये एटम के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने में क्या हो गया, फेल। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बोहर एटम मॉडल और स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।